नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने एक खुसूसी मौजू पर गुफ्तगू करने जा रहा हूँ। नाज़रीन गिरामी, डीलिमिटेशन ड्रामा और जमहूरियत की जीत, आखिरकार ये अंदरूनी राज क्या था? आज हम हिंदुस्तान की जमहूरियत यानी डेमोक्रेसी के जीतने के खास दिन के बारे में बात करेंगे। आप पूछेंगे क्या है? जब एक हुक्मरान जमात इस मुल्क को एक तरफा तौर पर कंट्रोल करने के लिए निकली तो तमाम अपोजिशन पार्टियों ने मिलकर पार्लियामेंट में इस इक़दाम को रोक दिया, जो वाकई जमहूरियत की असली ताकत है। जब अपोजिशन की आवाज़ बुलंद होती है तभी तो जमहूरियत में जान आती है। मंजर कुछ यूं है कि मरकजी हुकूमत ने अचानक पार्लियामेंट में एक स्पेशल सेशन बुलाकर हंगामी तौर पर 3 अहम बिल पास करने की कोशिश की। वो बिल कौन से हैं? ख़वातीन के रिजर्वेशन का तरमीमी बिल, लोकसभा में हलकों को बढ़ाने का बिल और डीलिमिटेशन यानी हल्का बंदियों की तश्कील नौ का बिल। 18 से 22 सितंबर 2023 को मरकजी हुकूमत ने हंगामी पार्लिमानी इजलास बुलाया था और 106वां आईनी तरमीमी एक्ट नारी शक्ति वंदन अधिनियम पास किया गया। ये कहा गया था कि इसमें 2026 के बाद होने वाली पहली मर्दमशुमारी और डीलिमिटेशन की बुनियाद पर नाफिज होने वाले कवायद शामिल हैं। यहां ट्विस्ट ये है कि क्या इन बिलों को पास करने के अभी इतनी इमरजेंसी थी? क्या मुल्क में इससे बड़े मसाइल नहीं हैं? आइए हम खुद इस बारे में सोचने की और बात करने की कोशिश करते हैं। मणिपुर तशद्दुद, 1 साल से मणिपुर जल रहा था लेकिन एक भी स्पेशल सेशन नहीं बुलाया गया। वजीर आजम समेत कोई भी बहस के लिए तैयार नहीं था। 3 मई 2023 को शुरू होने वाले मणिपुर के नस्ली फसादात को महीनों तक जारी रहते हुए पूरी दुनिया ने देखा है। पहलगाम हमला, जब पहलगाम में 25 हिंदुस्तानियों को दहशतगर्दों ने गोली मारकर हलाक कर दिया तब भी स्पेशल सेशन नहीं बुलाया गया। 22 अप्रैल 2025 को कश्मीर के पहलगाम की बांसारन वादी में होने वाले दहशतगर्दाना हमले में 25 हिंदुस्तानी सयाहों समेत 26 अफराद का कत्ल कर दिया गया था। ऑपरेशन सिंदूर, इस फौजी खुफिया ऑपरेशन के बारे में वजाहत के लिए अभी उसके लिए भी उन्होंने इजलास नहीं बुलाया। माशी बहरान और जंग के असरात, ईरान, इसराइल और अमेरिका के दरमियान जारी आलमी जंग ने तवानाई का बहरान, एनर्जी क्राइसिस पैदा कर दिया। अमेरिका ने हम पर इजाफी टैक्स लगा दिया, गैस सिलेंडर की किल्लत है, होटल बंद हो गए, ऑटो रिक्शे सड़कों पर खड़े हो गए और ऑटो ड्राइवरों की जिंदगी तबाह हो गई। खाद के बगैर ज़राअत सुस्त पड़ गई है। ईंधन की किल्लत के बायस सनअतें बंद होने के दहाने पर पहुंच गई हैं। रूस से तेल मंगवाने के लिए अमेरिका की तरफ से दी गई 1 माह की इजाज़त भी ख़त्म होने के करीब है, बल्कि हो चुकी है। क्या ऐसे वक्त में इन बिलों पर बहस की ज़रूरत थी? टाइमिंग देखिए, इस महीने की 2 तारीख को ही बजट सेशन ख़त्म हुआ। उसके फ़ौरन बाद महज 2 हफ्तों में स्पेशल सेशन बुलाया गया। बंगाल और तमिलनाडु में इंतखाबी मुहिम ज़ोरों पर है। अपोजिशन के तमाम रहनुमा वहाँ मौजूद हैं। इन सबको वहाँ से उठाकर यहाँ लाकर बिठाया गया। सब जानते हैं कि इसके पीछे पक्का सियासी एजेंडा है। अपोजिशन ने मुत्तहिद होकर उसे ये कहकर शिकस्त दी है कि ख़वातीन के रिजर्वेशन के नाम पर डीलिमिटेशन करने का मंसूबा है। अपोजिशन पार्टियों का असल इल्ज़ाम यह है कि बीजेपी अब महज एक इलेक्शन जीतने की मशीन बन गई है। इलेक्शन जीतने के लिए वो कोई भी मौक़िफ़ तब्दील कर सकते हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोदी और बीजेपी, जिन्होंने 2024 के लोकसभा इंतखाबात में ज़ात पात की मर्दमशुमारी कास्ट सेंसस से इनकार किया था, 2025 में बिहार के इंतखाबात आते ही अपना मौक़िफ़ बदल लिया, क्योंकि बिहार में जीतने के लिए उसकी अशद ज़रूरत है।
क्योंकि बिहार में नीतीश कुमार हुकूमत की तरफ से जारी की गई जात पात की मर्दमशुमारी की रिपोर्ट मुल्क भर में एक बड़ा इंतखाबी हथियार बन गई थी। दिल्ली पर कब्जा करने के लिए अरविंद केजरीवाल को बदउनवान करार देकर जेल में डाल दिया, लेकिन बाद में अदालत ने उन्हें रिहा कर दिया। अपोजिशन का इल्ज़ाम है कि इनकी हिकमत अमली ये है कि अपोजिशन रहनुमाओं पर जाली मुकदमा दर्ज किए जाएं और तहकीकाती एजेंसियों को उनके पीछे छोड़ दिया जाए। इन सब का हतमी हदफ 2029 के इंतखाबात हैं। अमित शाह ने पार्लियामेंट में कहा कि हम 2011 की मर्दमशुमारी की बुनियाद पर डीलिमिटेशन करेंगे। क्या आप जानती इससे क्या होगा? हमारी जुनूबी हिंदुस्तान की रियासतें जिन्होंने आबादी पर काबू पाया है उनकी पार्लियामेंट में नशिस्तें कम हो जाएंगी। इस पर अमित शाह ने क्या ऑफर दी? हम तमाम रियासतों के लिए 50% नशिस्तें बढ़ा देंगे। क्या SSLC के इम्तिहान में मिलने वाले ग्रेस मार्क्स हैं? हमारी जमहूरियत का बुनियादी उसूल मुतनासिब नुमाइंदगी है, यानी आबादी के लिहाज से नुमाइंदगी। इस तरह यकसां तौर पर नशिस्तें तकसीम नहीं की जा सकती। इनका असल मंसूबा यह है कि शिमाली हिंदुस्तान में जहां उन्हें हिमायत हासिल है वहां नशिस्तें बढ़ाकर अपना इख्तिदार बचाए रखें। वैसे भी अपनी सहूलत के मुताबिक हलकों की तश्कील नौ यानी रीअरेंज करना कोई नई बात नहीं है। 1989 से 2004 तक मुसलसल 4 बार DK शिव कुमार ने कामयाबी हासिल की और उनका मुकम्मल कंट्रोल सातनूर हलके पर था। 2008 की हल्काबंदी में सतनूर हलके को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया गया। कर्नाटक की बात चल रही है। उसके जोग्राफियाई हिस्सों को कनकपुरा, रामनगर और चन्नपटना के हलकों में तस्लीम कर दिया गया। अपना पसंदीदा हलका मनसूख होने की वजह से DK शिव कुमार को मजबूरी में पड़ोसी हलके कनकपुरा मुंतकिल होना पड़ा और वहां भी उन्होंने अपना गलबा बरकरार रखा। वो तो DK शिव कुमार थे, इसलिए अगर कोई और होता तो कहानी कुछ और होती। वोटरों की तादाद के लिहाज से उत्तराहल्ली के बर्रे-आज़म एशिया के सबसे बड़े असेंबली हलके का एजाज हासिल था। ये BJP लीडर आर अशोक का नाकाबिल तस्कीर खिला था। अशोक के यहाँ से 1998 के ज़िमनी इंतखाब, 1999 और 2004 में भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल की थी। इस बड़े हलके को जोग्राफियाई तौर पर तकसीम करके पद्मनाभनगर, बेंगलुरु साउथ, यशवंतपुर समेत कई नए हलके बनाए गए और उत्तराहल्ली नाम का हलका तारीख के सफ़हात में गुम हो गया। कोलार जिले का वेमगल हलका जनता दल के बासर रहनुमा में भैरे गौड़ा का मैदान था। वो यहाँ से 5 बार MLA रहे थे। उनकी मौत के बाद 2003 की ज़िमनी इंतखाब और 2004 की इंतखाबात में उनके बेटे कृष्णा भैरे गौड़ा कांग्रेस ने कामयाबी हासिल की। 2008 में वेमगल हलके नक्शे से मिट गया। लामहला तौर पर कृष्णा भैरे गौड़ा ने कोलार जिले को छोड़ दिया और बेंगलुरु शहर में नए बनाए गए बैटरायनपुरा हलके का इंतखाब किया और वहां से इंतखाब लड़ना शुरू किया। कांग्रेस की सीनियर रहनुमा ए कृष्णप्पा का मजबूत किला समझा जाने वाला वर्तूर हलका भी मनसूख कर दिया गया। उसे तकसीम करके KR पुरम, महादेवापुरा जैसे नए हलके बनाए गए, जिसकी वजह से ये कृष्णप्पा को KR पुरम हलके में शिफ्ट होना पड़ा। साहिली इलाके का बाअसर हलका उल्लाल यूटी फरीद और यूटी कादर की गिरफ्त में था। यह हलका अपने असल शक्ल और नाम खो बैठा और इसका नाम बदलकर मंगलुरु हलका रख दिया गया। अब BJP भी इससे कौमी सतह पर आजमा रही है। उनका बड़ा हदफ मुल्क का 14% मुस्लिम वोट बैंक है। मुल्क के 30% हलकों में कौन जीतेगा इसका फैसला यही करते हैं। इनका ख्याल है कि इस वोट बैंक के टुकड़े टुकड़े करके अपना रास्ता साफ किया जाए। वो जम्मू कश्मीर और आसाम में इससे पहले ही टेस्ट करके कामयाबी देख चुके हैं। जम्मू कश्मीर का डीलिमिटेशन अमल 2022 में मुकम्मल हुआ और उसने जोग्राफियाई सियासी तवाज़ुन को ही बदल दिया। आसाम में भी 2023 में नई हदबंदियाँ मुकर्रर की गई। जमहूरियत में अपने हुकूक के लिए ज़ात पात और मजहब की बुनियाद पर मुत्तहिद होने का हक सबको हासिल है। आइन ने अक़लियतों को खुसूसी दर्जा दिया, लेकिन 2019 में एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के रिजर्वेशन को ही छीन लिया गया। ये 104वें आईनी तरमीम एक्ट 2020 के जरिए लोकसभा और असेंबलियों में एंग्लो इंडियन नामजदगी को मनसूख कर दिया गया। केरला असेंबली में 2016 तक उनकी नुमाइंदगी थी। आखिर में अगर कहा जाए तो जमहूरियत में हर पार्टी को अपना नज़रिया लोगों को वाज़े तौर पर बताना चाहिए
और मुनसिफाना और आज़ाद गैर जानिबदाराना इंतखाबात के ज़रिए जीत कराना चाहिए। इस तरह पावर का इस्तेमाल करके जोड़ तोड़ करने को हमें कभी तस्लीम नहीं करना चाहिए और ना ही इसका मौका देना चाहिए। यही आज के इस खुसूसी एपिसोड में आप लोगों के सामने रखा गया। एक साजिश रची गई लेकिन अपोजिशन ने उनको उसमें कामयाब होने नहीं दिया। मुझे इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।